Assalamu alaikum class. In previous lecture we talked about algorithm and flowcharts, and we have seen that how can we convert the algorithm into flowchart and a flowchart into an algorithm. We have seen the different phases of compiler, and we have also seen the basic introduction to data types in C++. So this is our third lecture, which is taken from Problem Analysis to Program Design 4th edition book, and the chapter 2 is Basic Elements of C++. So I am going to start this chapter, and start of this lecture we will see the objectives of today's lecture and the next lecture, in which we will cover the chapter 2, and we will see the basic use of data types which are available in C++. So let's start and see the objectives of today's lecture. First of all, we will learn the basic components of a C++ program and functions, special symbols and identifiers. Okay, so हम देखेंगे कि functions किस तरह से होते हैं, क्या उनकी definition होती है, special symbols कौन से available हैं C++ में, identifiers के लिए क्या rules हैं, फिर हम देखेंगे कि data types क्या होती हैं, simple data types, और क्या उनकी जो है memory reserve हो रही होती है, कितनी memory ले रही होते हैं, इसको हम detail में देखेंगे. डिस्कवर हाउ टू यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं. देन हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को भी देखेंगे कि हम किस तरह से उनकी प्रेसिडेंस को देख रहे होते हैं, कैसे हम एक्सप्रेशंस को C++ में हम जो है देख सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से उनकी आउटपुट सॉल्व होकर हमारे पास आती है. ओके, सो टुडेज लेक्चर विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे के जो इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि हमारे पास डाटा टाइप्स किस तरह से यूज होती हैं C++ में. बेसिक डेफिनेशंस हैं. सबसे पहले फंक्शन क्या होता है. फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन एग्जीक्यूटेड अकम्प्लिशेस समथिंग, मे बी प्रीडिफाइंड और स्टैंडर्ड. फंक्शन हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. ठीक है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन भी हो सकता है या कोई स्टैंडर्ड फंक्शन भी हो सकता है. फंक्शंस की आगे हम देखेंगे डिटेल में टाइप्स. अभी तक हमने जो लैब में परफॉर्म किया है वो सिर्फ मेन का फंक्शन देखा है, ठीक है, जो कि नेसेसरी है, और C++ के प्रोग्राम में एक ही मेन का फंक्शन हम लिख सकते हैं. सिंटेक्स क्या होता है. रूल्स दैट स्पेसिफाई व्हिच स्टेटमेंट्स आर लीगल. सिंटेक्स हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हम लैंग्वेज में जब भी कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, तो कौन से रूल्स को हमने फॉलो करना है. लेट्स सपोज कि इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए रूल्स हैं, टेंसेस हैं. ठीक है, किसी स्पेसिफिक टेंस की फॉर्म में ही हम कोई सेंटेंस लिख सकते हैं. वो डिपेंड करता है हमारी उस टाइम की नीड पे. तो इसी तरह से हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता है कि हमने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है जिस भी लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम को लिखना है. ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ सेट ऑफ रूल्स है. उसमें हमारे पास सिंबल्स भी होते हैं, उसमें हमारे पास स्पेशल वर्ड्स भी होते हैं. ठीक है, सिंबल्स जैसे हमारे पास एक इंग्लिश की लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं. ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं. इसी तरह यहाँ पे कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, देन सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स, और सेट ऑफ रूल्स होता है कि हमने उसी रूल को फॉलो करते हुए, उसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हमने उस प्रोग्राम को लिखना होता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग. सिमेंटिक रूल क्या होता है. सिमेंटिक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग. जब भी आप किसी इंस्ट्रक्शन का मीनिंग देखते हैं, ठीक है, हमने सिमेंटिक एनालिसिस भी लास्ट लेक्चर में कवर किया था. कंपाइलर के फेजेस में सिमेंटिक एनालिसिस हो रही थी, जिसमें क्या होता था कि कंपाइलर चेक करता है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स हैं या नहीं. अगर हम किसी एक इंटीजर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, एक कैरेक्टर वैल्यू, तो वो हम नहीं कर सकते परफॉर्म. ठीक है, तो ये हमारे सिमेंटिक रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा. तो सिमेंटिक रूल्स के अकॉर्डिंग आपका कोड लिखा हुआ होना चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट इसको हमने रिवाइज कर लिया.
कमेंट्स को हम देख चुके हैं कि हमारे पास कमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट होता है, ठीक है। सिंगल लाइन हम डबल स्लैशेस से किसी भी लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, बार बार आपको डबल स्लैशेस यूज करनी पड़ेंगी। बट अगर आपने कंसेक्टिवली पूरा पैराग्राफ लिखना है कमेंट्स का या एक से ज्यादा लाइंस में लिखना है, तो आप क्या करते हैं, स्लैश स्टार से उसको स्टार्ट करेंगे और एट द एंड ऑफ कमेंट आपने अगेन स्टार और स्लैश को यूज करना होता है, ठीक है। तो कमेंट्स हमारे पास C++ में 2 टाइप्स के होते हैं। देन हमारे पास कौन से स्पेशल सिंबल्स अवेलेबल होते हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स आप जो कि यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में, जो हम आगे करेंगे भी यूज। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गई जिसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, स्लैश हो गया डिवीजन के लिए, ठीक है, डॉट ऑपरेटर हो गया, फिर आपका हो गया ये टर्मिनेटर या सेमी कॉलन जो कि स्टेटमेंट्स के एंड में भी आ रहा होता है और लूप्स में भी हम देखेंगे आगे जाके कि कैसे यूज होता है ये। आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, कॉमा हो गया सेपरेशन के लिए, देन आपका जो है लेस देन एंड इक्वल टू का साइन हो गया, नॉट इक्वल का साइन हो गया, ये हमारे पास मोस्टली इफ की कंडीशंस में यूज हो रहे होते हैं सिंबल्स ये वाले, ठीक है। देन आपका डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है, और सिंगल इक्वल असाइनमेंट के लिए यूज होता है। देन आपका ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन हो गया। ये सारे के सारे सिंबल्स हैं जो कि हम C++ में कहीं पे भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं या कीवर्ड्स भी हम इसको नेम देते हैं। रिजर्व वर्ड्स हमारे पास होते हैं जी ऐसे वर्ड्स जो ऑलरेडी किसी ना किसी पर्पस के लिए प्री डिफाइंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल INT हमारे पास इंट कहलाता है, इंटीजर के लिए यूज होता है। ये हमारे पास एक डाटा टाइप है, तो हम इसको डाटा टाइप के लिए ही यूज कर सकते हैं। हम इसे किसी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, हम इसे किसी फंक्शन का नाम नहीं रख सकते, ठीक है। तो रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स हो गए जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी पर्पस के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है। रूल है हमारे पास लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रिजर्व्ड है, ठीक है, रिजर्व्ड है। ओके, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सारी के सारे जो फर्स्ट 4 आपको नजर आ रहे हैं हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में, ठीक है। और उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा कॉन्स्ट जो कि कांस्टेंट के लिए यूज होता है, वॉइड ये भी एक हमारे पास टाइप है जिसका मतलब होता है नो वैल्यू। ये मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं फंक्शन की प्रोटोटाइप के तौर पे या फंक्शन के साथ जो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता, ठीक है। देन रिटर्न की स्टेटमेंट होती है जो कि फंक्शंस में आती है, अगर हमने फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो उस टाइम पे ये रिटर्न की स्टेटमेंट यूज होती है, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि मेन का फंक्शन हम किस तरह से लिखते थे। बेसिक हमारे पास इंट मेन का फंक्शन होता है। C++ के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है और आपके पूरे प्रोग्राम में एक ही मेन का फंक्शन हो सकता है या आपकी कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसकी बॉडी आ जाएगी। और यहाँ पे हमने देखा था कि हम रिटर्न की स्टेटमेंट यूज करते हैं रिटर्न 0, क्यों, क्योंकि हमने इसकी प्रोटोटाइप या इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रखी हुई है, ठीक है। जब भी हम किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर रखते हैं दैट मीन्स कि वो कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी हमने रिटर्न की स्टेटमेंट को विद डिटेल इसलिए नहीं देखा था क्योंकि हमने अभी तक अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस को नहीं पढ़ा और हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अभी हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन है मेन का फंक्शन, तो इसमें आप रिटर्न 0 की स्टेटमेंट अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी ये मोस्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ बताने का पर्पज यहाँ पे ये है कि जब भी हम वॉइड की जगह यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप देखेंगे तो हमने लाजमी उस फंक्शन के एंड पे क्या करना है, रिटर्न की स्टेटमेंट यूज करनी होती है, ठीक है। वो कौन सी वैल्यूज रिटर्न करता है, किस बेस पे रिटर्न करता है, ये हम देखेंगे विद डिटेल जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कवर करेंगे, ठीक हो गया। तो अभी तक के लिए हमारे पास क्या हो गया जी, रिजर्व वर्ड्स हो गए। रिजर्व वर्ड्स को हम कीवर्ड्स भी कहते हैं और ये हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी पर्पस के लिए रिजर्व्ड होते हैं, ओके। सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जैसे ही हम डाटा टाइप्स की बात करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने किस के डाटा को जो है टाइप बतानी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई आइडेंटिफायर लेना है तो हमने उसी की टाइप बतानी होती है, तो जिसे हम कहते हैं कि उसकी डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स जिनको हम नाम देते हैं वेरिएबल्स का भी, ये हमेशा क्या होते हैं, कॉन्सिस्ट कर रहे होते हैं लेटर्स,
उसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं और कोई अंडरस्कोर कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। रूल्स क्या हैं इसके लिए कि जब भी आपने कोई आइडेंटिफायर का नेम लेना है तो हमेशा वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, किसी ना किसी लेटर से या फिर वो किसी अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये बात कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो आइडेंटिफायर्स हम जब भी रखेंगे, हम नंबर अगर किसी का कैपिटल लेटर में नेम रख रहे हैं तो हम स्मॉल लेटर्स में नंबर जो भी वेरिएबल नेम रखेंगे तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है। हमारे पास ये रूल है कि कभी भी हम सेम नेम के दो आइडेंटिफायर्स एक ही प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं कि सी आउट, सी इन, जो कि हम ऑलरेडी सी आउट को देख चुके हैं। सी आउट क्या होता है? कंसोल आउटपुट के लिए यूज होता है, मींस वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने देखा था लैब में कि अगर हम इसमें कोई भी सेंटेंस मेंशन कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में और टर्मिनेटर लगा दिया तो हमारे पास एक स्टेटमेंट प्रिंट होकर आ जाए कि दिस इज अ बॉल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सी इन भी एक आइडेंटिफायर है, प्री डिफाइंड, मींस ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, जिसको हम ना ही किसी आइडेंटिफायर का नेम दे सकते हैं सीन, ना ही हम सीन नेम का कोई फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये रिजर्व है किसी ना किसी पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? कंसोल इनपुट लेने के लिए, मींस यूजर से इनपुट लेने के लिए। इसको विद डिटेल हम आगे जाके देखेंगे जब हमने आइडेंटिफायर्स में यूजर से इनपुट लेनी होगी, ठीक है। तो दूसरी चीज हमने ये सीखी यहाँ पे कि आइडेंटिफायर्स का नेम जब भी हमने रखना है तो उसका नेम हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए? किसी ना किसी लेटर से। फॉर एग्जाम्पल मैं रख देती हूँ किसी आइडेंटिफायर का नाम S1, तो ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। बट अगर मैं किसी का नाम रख देती हूँ 1S तो ये करेक्ट नहीं है, ये क्या हो जाएगा? एरर देगा, ठीक है। क्योंकि हमने कभी भी आइडेंटिफायर का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा लेटर से स्टार्ट करना है। या ये भी हमारे पास पॉसिबल है कि हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करें और फिर हम इसका नाम रख दें S1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि हम S.1 करके कोई नाम रखें, मींस यहाँ पे डॉट ऑपरेटर आ रहा है। इसी तरह ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास कि हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लें अपने आइडेंटिफायर के नेम में, ठीक है। तो ये सारे के सारे रूल्स हैं जो कि आपने मस्ट फॉलो करने हैं और आपको याद होने चाहिए जब भी आपने किसी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करवाना है, ठीक है। और दूसरा ये कि जब भी हम आइडेंटिफायर का नेम रखते हैं तो हम ये याद रखते हैं कि हमने कोई इजी नेम रखना है और कोई ऐसा नेम रखना है कि अगर कोई और दूसरा बंदा हमारे कोड को यूज करना चाहता है या अंडरस्टैंड करना चाहता है, कोई दूसरा प्रोग्रामर, तो वो इजीली समझ सके कि हमने इसको किस पर्पस के लिए लिया है। या आप उसमें कमेंट्स भी यूज करके उसको रीडेबल बना सकते हैं, मोर रीडेबल, ओके। सो ये आइडेंटिफायर्स हो गए। अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास के इसमें से कौन सी करेक्ट फॉर्म है और कौन सी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे आइडेंटिफायर फर्स्ट नेम का, कन्वर्जन नेम का, पे रेट नेम का। ये तीनों आइडेंटिफायर्स बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही हैं टेबल की फॉर्म में। यहाँ पे देखें एम्प्लॉय स्पेस सैलरी डिक्लेयर हुआ है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूल ही नहीं है सी प्लस प्लस में कि हम आइडेंटिफायर के नेम्स में स्पेस यूज कर सकें, ठीक है। सेकेंडली आपको नजर आ रहा होगा हेलो, उसके बाद हमने मार्क यूज किया हुआ है, ठीक है। हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के नेम में, ये भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी तरह आपको नजर आ रहा होगा 1+2, इसमें हम यूज कर रहे हैं प्लस का सिंबल, स्पेशल सिंबल, जो कि बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, हम ये यूज नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर के नेम में। फोर्थ आपको नजर आ रहा होगा सेकंड के नेम से स्टार्ट में आपको नजर आ रहा है नंबर, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा लेटर्स या अंडरस्कोर से अपने आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स हैं आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के लिए। हम आगे देखते हैं कि व्हाइट स्पेसेस क्या होती हैं। हर प्रोग्राम में आपको व्हाइट स्पेसेस नजर आएंगी। व्हाइट स्पेसेस क्या होती हैं? ब्लैंक्स हो गई, न्यू लाइंस, कैरेक्टर्स हो गए, इसके अलावा टैब हो गया, ठीक है। हम स्पेशल सिंबल्स को जो है सेपरेट करने के लिए या रिजर्व वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए या आइडेंटिफायर्स को सेपरेट करने के लिए भी व्हाइट स्पेसेस यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप
आपको वाइट स्पेसेस की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि आप कोड को प्रॉपर वे में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। आपने यूज करेंगे तो आपका जो कोड होगा वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू रीड होगा। इसके अलावा आपकी जो कम्प्लेक्स फॉर्म है कोड की वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है देखने में, ठीक है। बाकी आपकी वो तो एल्गोरिथम पे ही डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, कम्प्लेक्सिटी उस पर डिपेंड करती है। बट अगर कोई और प्रोग्रामर उसको अंडरस्टैंड करना चाहता है तो वो इजीली इंटेंट हुए हुए कोड को अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंट मेन, मैंने मेन का फंक्शन लिखा, यहीं पे मैंने ब्रैकेट्स लगाई और यहीं पे मैं क्या करती हूँ, सी आउट की स्टेटमेंट लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया प्रिंट करवाने के लिए। देन मैंने टर्मिनेटर लगाया और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ये ठीक एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है। बट ये अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स तो है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल भी जो है इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू रीडेबल नहीं है ये, ठीक है। इजी टू रीड नहीं है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें प्रॉपर इंडेंटेशन यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे इसको ले आई, यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आती हूँ इसको, ठीक है, सी आउट को, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इफ की स्टेटमेंट यूज करना चाहती हूँ और मैंने यहाँ पे इफ की कोई भी कंडीशन लगाई, तो अब जब मैं इसकी ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी इफ की स्टेटमेंट्स के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको टैब के थ्रू थोड़ा आगे कर दूंगी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, मेरा कोड जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा और इजी टू रीड हो जाएगा, ठीक है। तो वाइट स्पेसेस हम इस पर्पस के लिए मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो डेटा टाइप्स हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो कि टुगेदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती हैं। कोई भी हमने किसी भी डेटा टाइप का अगर आइडेंटिफायर लिया हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप का डाटा है और उस पर हम किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। सो जो कैटेगरीज हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हमारे पास थी, हमने कहा था कि प्रिमिटिव होती हैं, ठीक है। सेकेंड हमने कहा था कि हमारे पास जो डाटा टाइप्स होती हैं वो जो है प्रिमिटिव हो गई। सेकंड हमने ड्राइव कहा था, ठीक है। और थर्ड हमने कहा था कि हमारे पास होती हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रिमिटिव में हमने कहा कि हमारे पास सिंपल आ जाती हैं वो जो ऑलरेडी कंपाइलर और लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग है, लैंग्वेज में हमारे पास ऐसे ही अवेलेबल है और उसको एज इट इज उठा के हम यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, ठीक है। और ड्राइव हमारे पास डाटा टाइप्स वो होती हैं जिसमें हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज करते हुए कोई ड्राइव जो है डाटा टाइप यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हमने कहा था कि एरेज जैसे हो गई, ठीक है। एरेज जैसे कि आप पाइथन में लिस्ट को पढ़ चुके हैं, और इसी तरह से एरेज होती हैं सेट ऑफ सिमिलर डाटा, ठीक है, कलेक्शन होती है सिमिलर डाटा टाइप्स के डाटा की। सो एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म थी जिसमें हमने कहा था कि स्ट्रक्चर्स और क्लासेस वगैरह जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले जो हमने कवर करनी है वो हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हमारे पास सिंपल डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो सिंपल डाटा टाइप्स हमारे पास 3 कैटेगरीज में फॉल करती हैं। पहली हमारे पास होती है इंटीग्रल, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास है सिंपल डाटा टाइप में। enum है हमारे पास सिंपल डाटा टाइप में, जिसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स भी हैं। तो ये कहलाती हैं सिंपल डाटा टाइप्स, जो कि मेनली 3 कैटेगरीज में फॉल कर रही होती हैं और इन सिंपल डाटा टाइप्स को हम मोस्टली यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये बाइट्स किस तरह से रिजर्व करी होती हैं, किस तरह से ये मेमोरी को रिजर्व करती हैं। यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स में मेंशन है कि इंटीग्रल डाटा टाइप्स जो कि हम यूज करते हैं, कैरेक्टर हो गया, शॉर्ट हो गया, इंटीजर हो गया। अब वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी बाइट्स रिजर्व कर रही होती हैं, ठीक है। ये 9 टोटल कैटेगरीज हैं। कैरेक्टर हमारे पास जब भी हम कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर टाइप का, तो वो हमारे पास रिजर्व करता है कितने बाइट्स, 1 बाइट, ठीक है। और हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1 बाइट कितने बिट्स के इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 8 बिट्स के, ठीक हो गया। सो हमारे पास शॉर्ट जो होता है वो कितने बाइट्स ले रहा होता है, वो हमारे पास ले रहा होता है 2। इंटीजर हमारे पास कितने बाइट्स ले रहा होता है, इंटीजर हमारे पास लेता है जी 4 बाइट, ठीक है। ये डिपेंड भी करता है कंपाइलर पे भी, इसलिए ये मोस्टली हमारे पास 4 बाइट ले रहा होता है। लॉन्ग कितने बाइट लेता है, ये हमारे पास लेता है 8 बाइट्स।
बूलियन कितने बाइट्स लेता है, ये हमारे पास 1 बाइट ले रहा होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अनसाइंड कैरेक्टर हो गया, वो भी उसी तरह से बाइट्स ले रहा होता है जिस तरह से हमारे पास ऊपर वाले सिंपल डाटा टाइप्स ले रही होती हैं, ठीक है। अब हम किस तरह से डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल से पहले। वेरिएबल के लिए हमने रूल देख लिया, वेरिएबल मीन्स आइडेंटिफायर के लिए हमने रूल देख लिया कि हमने अगर एक नाम रखना है यूजर से चॉइस के लिए तो हमने उस वेरिएबल या आइडेंटिफायर का नाम रखा चॉइस। अब उससे पहले हमें बताना होगा ये किस टाइप का है, तो हमने उससे पहले उसकी डाटा टाइप लिखी इंट स्पेस चॉइस, और उसके बाद हम लगा देते हैं जी सेमीकोलन या टर्मिनेटर। दैट मीन्स कि जब भी मैंने चॉइस वेरिएबल लिखा और उसको इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करवाया तो मेमोरी में क्या हुआ होगा, इंटीजर अगर 4 बाइट्स लेता है तो 4 बाइट्स मेमोरी रिजर्व हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेमोरी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 12 से, ठीक है। 12 बाइट से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, ठीक है, यहाँ तक ये जाएगा। और ये सारी की सारी मेमोरी रिजर्व हो गई है किसके लिए, चॉइस नाम के वेरिएबल के लिए, ठीक है। अभी ये हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी, ब्लैंक है, उस वक्त तक ब्लैंक है जब तक हम इसमें वैल्यू खुद से इनिशियलाइज नहीं करवा देते या यूजर से नहीं ले लेते, ठीक है। इसी तरह हम किसी भी टाइप का वेरिएबल या आइडेंटिफायर डिक्लेयर करवा सकते हैं। ये जो शॉर्ट और लॉन्ग आपको नजर आ रहा है ये कंबाइन होके हम ड्राइव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ शॉर्ट इंट चॉइस, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कितनी बाइट्स रिजर्व कर रहा होगा, शॉर्ट के लिए हमने देखा कि हमारे पास 2 बाइट्स रिजर्व होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो भी हमारे पास बॉक्स बना मेमोरी में इंटीजर टाइप का है, इंटीजर 4 ले रहा होता है, बट अब हमने उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म ले लिया तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिजर्व हुए होंगे 2 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस में अभी कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, इस वेरिएबल का नाम चॉइस है, इसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल अब ये 12 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 13 एंड 14 तक जाएगा, ठीक है। 2 बाइट्स रिजर्व हो गए। मेमोरी में वैल्यू कोई भी नहीं है, उस वक्त तक नहीं है, या तो हम खुद से वैल्यू इनिशियलाइज करवाएं या हम यूजर से वैल्यू ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आइडेंटिफायर्स हैं जो कि हम डिक्लेयर करवा सकते हैं। अनसाइंड का मतलब है कि उसके साथ कोई भी साइन मौजूद नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी डाटा टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी रेंजेस, ठीक है। इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक की रेंज है, ठीक है। ये देखिए 4 8 एंड पे आ रहा है और ये यहाँ पे 4 7 तक है। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव भी होते हैं, तो ये 0 से भी पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होगा, इसलिए ये 47 तक जा रहा है, ठीक है। 0 हमारे पास पॉजिटिव वाले में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, इक्वल होते हैं। इसी तरह बुलियन में हमारे पास ट्रू या फॉल्स हो सकता है। कैरेक्टर में हमारे पास -128 से लेकर +127 तक वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और इनकी बाइट्स कितनी रिजर्व हो रही होती हैं, कैरेक्टर में भी 1 बाइट, बुलियन में भी 1 बाइट, और इंटीजर हमारे पास 4 बाइट्स ले रहा होता है। डिफरेंट कंपाइलर्स में अलाउ डिफरेंट रेंजेस ऑफ वैल्यूज। जरूरी नहीं है कि हर कंपाइलर में आपके पास यही रेंज आ रही हो, थोड़ी सी डिफर कर सकती है, बट मोस्टली कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज होती है और इतनी ही बाइट्स हमारे पास रिजर्व हो रही होती हैं। इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है, इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि हम उस इंटीजर आइडेंटिफायर में, फॉर एग्जांपल मैंने इंट टाइप का वेरिएबल लिया, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिक्लेयर करवाया था इंट ए लिखा, तो अब इस ए के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज यूजर से ले सकते हैं या खुद से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ये माइनस में भी कोई वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकता है, प्लस में विदाउट साइन भी हो सकता है 78। वैसे मोस्टली अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम उसके साथ साइन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह +763 भी हो सकती है। यहाँ पे मेंशन है कि हम पॉजिटिव साइन प्लस वैल्यूज के साथ मोस्टली यूज नहीं करते। इसी तरह हमारे पास कॉमाज यूज नहीं होते इंटीजर वेरिएबल के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है इंट ए और उसको खुद से वैल्यू असाइन करनी है, फॉर एग्जांपल 678, तो मैं ऐसे ही लिख के टर्मिनेटर लगा दूंगी, इसके अराउंड पे मुझे कॉमाज लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कुछ डाटा टाइप्स में जरूरत होगी तो वहां पे मैं आपको बता दूंगी कि आपने कॉमास यूज करने हैं, बट इंटीजर में हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती। बुलियन डाटा टाइप होती है जी, 2 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, और ट्रू फॉल्स को हम लॉजिकल वैल्यूज भी कहते हैं। ये हमारे पास जो ट्रू है और फॉल्स है ये भी रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स की पहले हम डेफिनेशन देख चुके हैं कि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, तो हम इसको किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में।
ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप जो होती है वो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल डाटा टाइप है। इंटीग्रल डाटा टाइप्स में हम देख रहे थे कि हमारे पास कैरेक्टर है, इंटीजर है, लॉन्ग इंट है, शॉर्ट इंट है, ठीक है। तो कैरेक्टर हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट रिजर्व हो रहा होता है, ठीक है। इसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स, कोई भी डिजिट आ सकता है, कोई भी स्पेशल सिंबल आ सकता है, डॉलर हो गया, जो है एंड का साइन हो गया, एम्परसेंट जिसे हम कहते हैं, परसेंटेज या रिमाइंडर का साइन हो गया, कोई भी स्पेशल सिंबल आ सकता है, ठीक है। और जब भी हमने कोई कैरेक्टर लेना है, खुद से इनिशियलाइज करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कॉमास यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया, कैरेक्टर ए इज इक्वल टू, और इसको मैंने खुद से कोई वैल्यू असाइन करवानी है, तो मुझे कॉमास यूज करने पड़ेंगे, सिंगल कॉमास, ये आप याद रखिएगा। इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया डब्ल्यू, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स भी हमारे पास होती हैं, जो कि पॉइंट्स में हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रियल नंबर्स जो भी होते हैं वो हम फ्लोट पॉइंट की डाटा टाइप को डिक्लेयर करवा के उसमें स्टोर करवा सकते हैं, और उसकी नोटेशन हमारे पास इस तरह से होती है, ठीक है। ई की पावर -1, ई की पावर -5, और इस तरह से -1 पॉइंट करके, ये हमारे पास जितने भी नोटेशंस हैं ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशंस चूंकि यूज कर रही होती हैं रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए C++। ओके, सो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो गई, जो कि हम C++ में यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास सिंपल फ्लोट होता है, जिसको हम कहते हैं कोई भी रियल नंबर जिसमें आ सकता है, और इसकी रेंज होती है -3.4 ई प्लस 38 से लेकर 3.4 प्लस वैल्यूज तक, ठीक है। और ये हमारे पास कितने बाइट्स रिजर्व करता है, ये हमारे पास 4 बाइट्स रिजर्व करता है। दैट मीन्स कितनी बिट्स हो गई, 4 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 32 बिट्स। फ्लोट के अलावा हम डबल भी यूज कर सकते हैं। फ्लोट की एक्सटेंशन ही आप कह सकते हैं डबल है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो बाइट्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, 8 बाइट्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि हम लॉन्ग इंट जब लिखते हैं तो वो 8 बाइट का हो जाएगा, शॉर्ट इंट 2 बाइट्स का होगा, और यूजुअली इंट सिंपल 4 बाइट्स का होता है। इसी तरह से सिंपल फ्लोट 4 बाइट्स का होता है। डबल अगर हम यूज करेंगे तो वो भी पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, बट उसकी रेंज हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह न्यूएस्ट कंपाइलर्स में हमारे पास डबल और लॉन्ग डबल बिल्कुल सेम होती हैं, मतलब दोनों ही 8 बाइट्स ले रही होती हैं, ठीक है। बट यूजुअली लॉन्ग डबल जो है वो यूज कर रही होती हैं 12 बाइट्स। बट कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि वो कितनी बाइट्स रिजर्व कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने सिंपल देख ली कि डाटा टाइप्स जो कि हमने यूज करनी है नेक्स्ट लैब में। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपने खुद से चेक करना है या प्रिंट करवा के देखना है कि हमारे पास क्या साइज है आपकी डाटा टाइप का, तो एक फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि साइज ऑफ के नेम से है, ठीक है। इसमें अगर आप लिखते हैं ना कैरेक्टर या कोई भी डाटा टाइप लिखते हैं, तो ये क्या आपको प्रिंट करके देगा, आपको ये प्रिंट कर देगा जो भी आपकी कैरेक्टर का बाइट्स में साइज है, ठीक है, कितनी बाइट से रिजर्व कर रहा होता है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह अगर आप लिखते हैं यहाँ पे साइज ऑफ, सी आउट साइज ऑफ लॉन्ग, जो भी आपने डाटा टाइप जिसका साइज आप लिखना चाहते हैं, सी आउट स्टेटमेंट में जब आप लिखेंगे इस फंक्शन को, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, बिल्ड इन फंक्शन है, तो आपको वो क्या करेगा, उसकी जितनी भी बाइट्स रिजर्व हो रही हैं उस स्पेसिफिक डाटा टाइप की वो आपको लिखकर प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने मेनली कवर किया है डाटा टाइप्स को, प्रिमिटिव या सिंपल डाटा टाइप्स को। अब हमने इनको लैब में भी इम्प्लीमेंट करना होगा, जो लैब 2 है। सो अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि बाइट्स कितनी रिजर्व हो रही होती हैं किस डाटा टाइप के लिए, और किस तरह से हम वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम देख लेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देन प्रेसिडेंस लेवल को भी डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट हमारे पास जो बेसिक्स हैं, किस तरह से हम इनपुट लेते हैं यूजर से, ठीक है, वेरिएबल में, या कैसे हम उसको डील करते हैं, कैसे हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये सिंपल टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि चैप्टर 2 से ही इंक्लूड करूंगी मैं सिलेबस उसके अंदर।